संविधान में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार की बात हम इसमें कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान में जो कि हमने बताया कि एक जो विचार समिति सरदार पटेल की अध्यक्षता में बनी थी, उसके अंतर्गत एक उप समिति बनी जो कि जे बी कृपलानी की अध्यक्षता में बनी और उसके विचार विमर्श के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार उसे भाग 3 के अंतर्गत रखा गया, जिनमें से जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक आते हैं। ठीक है, जो प्रमुख मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक आते हैं। इसमें आर्टिकल 12 में राज्य शब्द, ठीक है, राज्य शब्द को डिफाइन किया गया है और 13 में उसकी प्रकृति इसके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार के प्रकृति की बात की गई है और आर्टिकल 33, 4, 5 के द्वारा डिफरेंट रीजन क्या होंगे, रीजन 2 ही होंगे। एक प्रमुख उनको रखते हैं राष्ट्रहित, ठीक है, राष्ट्रहित या लोकहित की बात करेंगे। ठीक है, राष्ट्रहित या लोकहित के आधार पर क्या किया गया है कि 33 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे आर्टिकल 12 जहाँ पर हमें राज्य शब्द को डिफाइन किया गया है। फिर हम आर्टिकल 13 की बात करेंगे जहाँ मौलिक अधिकार के प्रकृति की बात की गई। ठीक है, आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को डिफाइन करते हुए ये क्लियर किया गया है कि भाग 3 के आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की जो डिफिनीशन जो डिफाइन किया गया है वो भाग 3 और भाग 4 दोनों के लिए मान्य होगा। और भाग 3 में जो राज्य शब्द लिखा गया है उस राज्य शब्द को हमें ध्यान देना होगा कि इस राज्य शब्द के अंतर्गत जितने भी भारत में ऐसे जो अधिकार हैं जिन्हें कानून, उपकानून, नियम, उपनियम, विधि जो भी बनाने के अधिकार हैं वो सब के सब इस राज्य नामक शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अर्थात हम इसमें भारत की सरकार एवं संसद, ध्यान रखना, दल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 12 की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं जितने भी भारत के संस्थान हैं जिनके पास कोई भी किसी भी तरह का अधिकार, उपअधिकार, नियम, उपनियम, कानून, समझौता, करार जो भी हैं वो सब के सब यहाँ आते हैं। अर्थात हम यहाँ राज्य शब्द के अंतर्गत यहाँ पर क्या करेंगे कि भारत की संसद या जो भारत में जो कानून बनाने के अधिकार है अर्थात भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार, संसद, ठीक है, और राज्य सरकार और जो राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्य विधानसभा या इनके अलावा और जितने भी सभी स्थानीय निकाय, ठीक है, सभी स्थानीय निकाय और प्राधिकारी एवं अन्य अधिकारी, स्थानीय निकाय, प्राधिकारी एवं अन्य अधिकारी जो भी होंगे सब के सब आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे। इन्हें पूरे भाग 3 में जहाँ जहाँ राज्य शब्द का प्रयोग होगा ये सब के सब इसके अधीन आ जाएंगे। अन्य प्राधिकारी में बहुत सारे लोग आएंगे, ध्यान रखना है, जैसे विभिन्न जो निकाय हैं जैसे का LIC, ठीक है, जीवन बीमा निगम, ठीक है, और उत्तर प्रदेश बैंक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, और तेल प्राकृतिक गैस आयोग, कारखाना वित्त निगम, भारतीय कृषि अनुसंधान विकास परिषद, सैनिक स्कूल सोसाइटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितने भी ऐसे संस्थान हैं
जिन्हें किसी भी तरह का नियम, उपनियम, कानून, उपकानून, समझौता, करार जो भी करने का अधिकार है वो सब के सब इस आर्टिकल 12 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल 13 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 13 पर हमें ध्यान रखना है कि आर्टिकल 13 एक विवादित आर्टिकल में रहा है और आप देखेंगे कि भारत में जो मूल अधिकार को लेकर के जितने भी विवाद हुए हैं वो सब के सब आर्टिकल 13 के बेस पर ही हुए हैं, इसलिए आर्टिकल 13 हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, आर्टिकल 13 को एक बार हम पढ़ ही लेते हैं कि आर्टिकल 13 में क्या क्या आते हैं। आर्टिकल 13 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आर्टिकल 13 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 13(1), 13(2), 13(3), 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 13(1) में क्या है, आर्टिकल 13(1) में यह है कि भारत का संविधान बनने से पूर्व, ध्यान रखना, भारत का संविधान निर्मित होने से पूर्व भारत में जितने भी नियम, कानून, विधि बने हुए हैं, ठीक है, वो सब के सब यदि इस फंडामेंटल राइट्स को अर्थात भाग 3 को, ठीक है, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 को प्रभावित करते हैं तो प्रभावित करने की मात्रा तक वो शून्य माने जाएंगे। ठीक है, अब ये एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि आर्टिकल 13(1) क्या कर रहा है कि संविधान बनने से पूर्व, ठीक है, संविधान निर्मित होने से पूर्व, संविधान से पूर्व जो भी विधि होंगे यदि वो भाग 3 को अपोजिट कर रहे, क्या कर रहे हो, उसको बाढ़ कर रहे हैं तो वो उस मात्रा तक शून्य माने गए, अर्थात अभी तक संविधान बनने से पूर्व जितने भी नियम, कानून बने हुए हैं वो समाप्त नहीं हुए। अगर समाप्त होने की बात होती तो फिर आर्टिकल 13(1) में इस तरह की बात ही नहीं आती, अर्थात वो विधि भी चले आ रहे हैं जो संविधान से पूर्व अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाए गए थे। हाँ, लेकिन यदि वो विधि, कानून कहीं यदि पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 की किसी आर्टिकल को बाढ़ कर रहे हैं तो उस मात्रा तक वो शून्य माने जाएंगे। ठीक है, वही चीज आर्टिकल 13(2) में है। 13(2) में क्या है, आर्टिकल 13(2) में है कि यदि संविधान के बाद, ठीक है, संविधान निर्मित होने के बाद, संविधान के बाद, ठीक है, संविधान निर्मित होने के बाद भी यदि ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई नियम, ऐसी कोई विधि बनती है जो कि भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 अर्थात फंडामेंटल राइट्स के जो भी आर्टिकल हैं उन्हें किसी भी मात्रा में वो प्रभावित करती है तो वह विधि, वह कानून उस मात्रा तक शून्य माना जाएगा। अर्थात देखिए यहाँ पर क्या पृथककरण की भी बात आ रही है। ठीक है, पृथककरण की बात किस तरह से आ रही है, पृथककरण की बात इस तरह से आ रही है कि उस कानून का वह भाग, अर्थात दो चीज हो गई, जो यह कानून होगा, इस कानून को 2 भागों में डिवाइड किया गया। क्या किया गया, 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक कह रहा है कि जो उस कानून का वह भाग जो फंडामेंटल राइट्स को क्या करता हो, प्रभावित करता हो, वह शून्य माना जाएगा। अर्थात 2 पार्ट हो गए, एक अर्थात उसका पार्ट ये, उस पूरे कानून को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो प्रभावित कर रहा है, एक जो नहीं प्रभावित कर रहा है। तो जो प्रभावित कर रहा है उस कानून को शून्य माना जाएगा। ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो भी रूल्स हैं, अर्थात 14 से लेकर के 32 तक जो भी रूल्स है। लेकिन ये कहा है कि लेकिन ये उस भाग को निकाल देने से पूरा कानून ही शून्य हो जाता, मतलब पूरे कानून का ही कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इस कंडीशन में वह पूरा कानून ही शून्य माना जाएगा। अर्थात संविधान से पूर्व या संविधान से बाद यदि कोई भी ऐसा रूल बनता है जिसके द्वारा फंडामेंटल राइट्स बाढ़ होता है तो उस मात्रा तक वह कानून शून्य माना जाएगा। ठीक है, तीसरा हम आर्टिकल 13 को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आर्टिकल 13 का 3 पार्ट क्या है, आर्टिकल 13 का 3 पार्ट यह बताया गया है कि यहाँ पर जो भाग 12 में जो बिल या राज्य शब्द दिया गया है उसके द्वारा जो बनाए गए बिल है उसकी सख्ती की बात की गई है। यहाँ मुख्य रूप से हम इसको रहे कि
कि संविधान में इसकी क्या शक्ति होगी, क्योंकि आगे देखिए इसी को लेकर के आगे क्या विवाद आएगा। और यहाँ पर आर्टिकल 13(2) और 368 को लेकर के जो क्या हो जाता क्या वर्सेस आएगा, उस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे। वो चीज़ें यहाँ क्लियर होगी कि 13(3) में यहाँ पर शक्ति की बात की गई, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि आर्टिकल 13 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, जो कि इसकी शक्ति को क्लियर करते हैं, इसके स्वरूप को बताते हैं। और एक बात में और ध्यान रखना है, आर्टिकल 13 क्या होता है। आर्टिकल 13 है, यह क्या करता है, यह भारतीय न्यायालय को पुनर्विलोकन का भी अधिकार देता है। ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय न्यायालय को क्या करता है, न्यायालय को पुनर्विलोकन का अधिकार देता है, ठीक है। पुनर्विलोकन का अधिकार देता है, ठीक है। पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। यहाँ दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 आता है और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 आता है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत आता है। ये जो आर्टिकल 13 है, ये भारतीय न्यायालय को क्या करता है कि पुनर्विलोकन, ठीक है, संविधान के पुनरावलोकन का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के द्वारा, हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये मिला हुआ है और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंतर्गत मिला हुआ है, ठीक है। पुनर्विलोकन का विचार कहाँ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पुनर्विलोकन का विचार कहाँ है, वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 13 से जो प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, प्रभावित होने वाले जो हमारे रूल्स हैं, जिनपे हम देखेंगे कई बार प्रॉब्लम भी हो चुकी है। अर्थात सरकार वर्सेस भारत के कुछ महापुरुष की बात करते हैं, जिनको लेकर के विचार जो कई सारे विवाद भी आए हुए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में क्लियर होता है। तो उस बात को हम यहाँ रख देते हैं। 3 हम यहाँ महत्वपूर्ण जो विवाद की बात करेंगे और उनसे जो संबंधित संविधान संशोधन है, हम उसकी बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं जो पहला, ठीक है, पहला विवाद जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के जो प्रथम विवाद होता है, वह सबसे पहले हमें शंकरी प्रसाद, ठीक है, शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ, ठीक है, ध्यान रखना है। शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ की बात आती है, ये 1952, ठीक है। 1952 में शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ की बात आती है। यहाँ पर इसी फंडामेंटल राइट्स को लेकर के विवाद हो रहा है। और यहाँ पर देखिए शंकरी प्रसाद का कथन क्या है। शंकरी प्रसाद का जो कथन है वो ये है कि आर्टिकल 13(2) के द्वारा, आर्टिकल 13(2) के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मूल अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना है, शंकरी प्रसाद का जो कथन था कि आर्टिकल 13(2) के द्वारा, आर्टिकल 13(2) के द्वारा मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में भारत सरकार ने जो न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने ये कहा कि एक आर्टिकल, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल 368 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 इसमें क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन का जो अधिकार है, जो शक्ति है, वो संसद को दिया गया है। अब जब भारतीय संविधान में संशोधन की बात आ रही है, तो जो भारतीय संविधान में जितने भी पार्ट होंगे, अर्थात पूरे जो 22 भाग हैं, इस पूरे 22 भागों में जो संशोधन का अधिकार है,
का अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है। तो चूंकि भाग 3 भी उसी भाग 22 में आता है, तो अतः भारतीय संसद भारतीय संविधान के किसी भाग में, भाग 3 में भी किसी भी तरह का संशोधन कर सकती है। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब न्यायालय का जो निर्णय आया वो भारत संघ के फेवर में आया, संदीप प्रसाद यहाँ पर डिफीट हुए। लेकिन आगे चल करके फिर ये मैटर शांत नहीं हुआ, ये मैटर फिर से एक बार सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 में एक बार फिर से आया। ठीक है, ध्यान रखना है, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान। ठीक है, यहाँ भी सेम मैटर नियर अबाउट आपको सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान में भी आपको सेम मैटर मिलेगा, ये 1965 में। ठीक है, यहाँ भी यही आएगा। सज्जन सिंह का जो पक्ष रखा गया, सज्जन सिंह के पक्ष में ये कहा गया कि आर्टिकल 13(2) के द्वारा भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर सरकार के पक्ष में, राजस्थान सरकार की तरफ से फिर से वही बातें आई कि अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार दिया गया है, अर्थात जितने भी संविधान के पार्ट होंगे हर पार्ट में संशोधन का अधिकार है, तो भाग 3 भी उसी में आता है, इसलिए उसको भी संशोधित करने का अधिकार है। वहाँ भी निर्णय सेम होता है, सज्जन सिंह की हार होती है और सरकार की पुनः विजय होती है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होता है कि आगे चल करके एक जो थर्ड मैटर आएगा, इंपॉर्टेंट मैटर होगा। यहाँ पर देखिए अभी तक क्या होता था, इस जो पक्ष है संदीप प्रसाद या सज्जन सिंह, इन पक्ष के द्वारा केवल 13(2) को ही बेस बनाया गया, 368 पर इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो इसका रिजल्ट क्या है कि जो फैसला है वो सरकार के पक्ष में आया। लेकिन जो तीसरा हम इम्पॉर्टेंट जो मैटर की बात कर रहे हैं, इसकी आया वो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। ध्यान रखिएगा, जो तीसरा मैटर है, ठीक है, तीसरा मैटर है और आया गोलकनाथ, इंपॉर्टेंट है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार। ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार में जो यहाँ पर निर्णय है, यहाँ पर जो बातें रखी गई, तो यहाँ पर गोलकनाथ ने 2 कथन बोले हुए। एक कथन उन्होंने क्या बताया? पहला कथन उन्होंने कहा कि एक तो इनके द्वारा एक तो ये कहा गया कि देखिए जो 13(2) है, 13(2), इस 13(2) में यह बात कही गई है कि भारतीय संविधान में वर्णित जो भी मौलिक अधिकार हैं उन्हें सीमित नहीं किया जा सकता। एक फिर क्योंकि पता था कि बार बार सरकार वही फिर पक्ष लाएगी, 368 की बात करेगी, तो इसलिए 368 को भी यहाँ गोलकनाथ के पक्ष ने ही क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि 368 में जिसमें क्या होता है, संविधान संशोधन की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने बताया कि इस संविधान संशोधन की जो बात 368 में की गई है, ये केवल प्रक्रिया बताती है, सत्य नहीं बताती। अर्थात 368 में क्या है, संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन की केवल प्रक्रिया है। यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है, सत्य नहीं बताई गई है कि किस किस पार्ट में आप संशोधन कर सकते हैं। ये केवल संशोधन की प्रक्रिया बताती है, सत्य नहीं बताती। अर्थात 368 के तहत हम भाग 3 में जो वर्णित मौलिक अधिकार है उसमें हम किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकते। इस बार मैटर थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि पक्ष के द्वारा विपक्ष के दलील को पहले से यहाँ पर क्या ला करके फिक्स कर दिया गया था। लिहाजा रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट इसका यह है कि गोलकनाथ का पक्ष विजित होता है और यहाँ पर सरकार पराजित होती है। कि नहीं, फाइनली यहाँ क्लियर हो गया कि नहीं, किसी भी तरह से जो संशोधन की प्रक्रिया है 368 में वही है, संशोधन की शक्ति उस 368 में नहीं। अब सरकार क्या करती है, अब सरकार इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेगी। उसे चूंकि यह क्लियर हो गया, कि अब 368 का दलील देकर के हम किसी भी कंडीशन में मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया कि सरकार ने यहाँ पर एक संविधान संशोधन लाया, 24वां संविधान संशोधन, ठीक है, 24th अमेंडमेंट, 24th
अमेंडमेंट जो लाया, इस 24 अमेंडमेंट के द्वारा गवर्नमेंट ने संविधान में एक संशोधन कर दिया और संशोधन कर दिया। इस संशोधन में क्या हुआ? इस संशोधन में सरकार ने 368 में एक पॉइंट ऐड कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? 368 में उन्होंने एक पॉइंट ऐड कर दिया और उन्होंने एक ऐड कर दिया। ये तो पहले से था कि प्रक्रिया है और इसी में ऐड करके ये दिया कि शक्ति भी इसी में निहित कर दिया कि 368 में संशोधन की शक्ति भी निहित है। अब जाकर के संसद को लगा कि अब फिर हमारे पास एक शक्ति आ गई, अब हम किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके बाद एक फिर से अगला विवाद आ जाता है। अब तक का शायद ही सबसे महत्वपूर्ण हम ये विवाद कहें या फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, उसकी सेविंग को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में रखते हैं कि शायद आज हम इतनी जो सरकार के अगेंस्ट भी इतने अधिकार, इतनी स्वतंत्रता लेके चल रहे हैं, उसमें इस विवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका रही है। ये क्या कब की बात है? ये 1973 का जो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो विवाद आता है, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, ठीक है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, ठीक है। इस केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में फिर से फंडामेंटल राइट्स को लेकर ही विवाद आया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि न्यायालय ने, भारतीय न्यायालय ने, या हम ये कहें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जो बहुत अच्छा डिसीजन यहाँ पर ला करके फाइनली क्लियर किया और उन्होंने सरकार को निर्देश दिया, ठीक है, 368 में जो 24 अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, 24वां जो संशोधन हुआ, इसके तहत तो आपको संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिल जाती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में जो निर्णय आया, इसमें एक नई बात निकल करके, अब तक की एक नई बात निकल करके सामने आई और वो आया कि यहाँ पर एक मूल ढांचे की बात की गई कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक मूल पॉइंट्स को लेकर के, मूल ढांचे को लेकर के संविधान का निर्माण किया हुआ है। तो हम भारतीय संविधान में किसी भी तरह का संशोधन तो संसद के द्वारा संभव मान सकते हैं, लेकिन जो भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक मूल ढांचे को इस संविधान के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उन मूल ढांचों में हम किसी तरह का संशोधन नहीं कर सकते। अर्थात अब संसद आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान में असीमित संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो संविधान का मूलभूत ढांचा है उसमें संसद किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ क्या हुआ, उसमें सरकार ने मूलभूत ढांचों को डिफाइन नहीं किया या ये फिक्स नहीं किया कि कौन कौन सा आर्टिकल मूलभूत ढांचों में आएगा, लेकिन ये क्लियर कर दिया कि मूलभूत ढांचे को बिना परिवर्तित किए हुए संसद भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इसके तहत समय समय पर जो आवश्यक महसूस होता है, न्यायालय उस आर्टिकल को ऐड, जैसे अभी तक हम कुछ महत्वपूर्ण, जैसे आर्टिकल 13 में जो पुनरावलोकन का अधिकार है, यह पुनरावलोकन का अधिकार जो यहाँ न्यायालय को मिला हुआ है, यह भी जो है मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। इस तरह से मूल दो यहाँ कुछ इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पुट होते हैं, वो भी हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वह कौन सा विवाद था जिस विवाद में संविधान सभा के बुलाने तक की बात आ गई थी, ठीक है। वह आपका गोलकनाथ, जो इससे पहले भी हमने आपको बताया है, जो हमने एक विवाद का वर्णन किया है गोलकनाथ और राजस्थान में। तो गोलकनाथ विवाद में संविधान सभा के पुनः बुलाने तक की बात आ गई थी। मूलभूत ढांचा, मूलभूत संविधान के मूलभूत ढांचे की बात सबसे पहले किस जो है किस विवाद में आया, तो उसका आंसर तो आपके पास अभी यही है कि केशवानंद भारती बनाम वर्सेस केरल राज्य 1930
केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973 के वर्सेस में संविधान के मूल ढांचे की बात आई, ठीक है। और इसके बाद एक हम बहुत आर्टिकल 13 को लेकर के एग्जाम में पूछे जाने वाले एक दो क्वेश्चनों पर और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये पूछा जाता है कि संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत पृथक्करण शक्ति की बात आती है, ठीक है। पृथक्करण शक्ति की बात, तो पृथक्करण जो शक्ति की बात आती है वो किस में आती है, आर्टिकल 13 में आती है, ठीक है। और आर्टिकल 13 पृथक्करण शक्ति का सिद्धांत, एक तो हो गया आर्टिकल 13 को हम पृथक्करण शक्ति का सिद्धांत कर सकते हैं, पृथक्करण शक्ति का सिद्धांत कर सकते हैं, शक्ति का सिद्धांत। और हम आर्टिकल 13 को हम आच्छादन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है, आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। और इसी ध्यान रखना, इसे आच्छादन के सिद्धांत को चंद्र ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं, चंद्र ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण का सिद्धांत। कभी कभी एक हमें याद है कि एक डिस्ट्रिक्ट या पीएचडी के एग्जाम में आया था चंद्र ग्रहण का सिद्धांत, तो थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन हुआ कि चंद्र ग्रहण का सिद्धांत यहाँ कहाँ से आ गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ आ गया। तो इस आर्टिकल 13 को चंद्र ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं, आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि संविधान निर्माण से पूर्व या संविधान निर्मित होने के बाद कोई भी विधि कानून यदि इस पार्ट 3 को प्रभावित करता है तो प्रभावित करने की मात्रा तक वह कानून शून्य माना जाएगा, इसलिए इसे चंद्र ग्रहण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये आर्टिकल 13 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल थी। उसके बाद हम अब आगे चलते हैं, आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक की बात करेंगे, फिर उसके बाद 33 से लेकर के 35 की